हेलो गाइस, वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और इस सीरीज में हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और ये है इसका पार्ट 5। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं, तो अगर आपने इसके 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, तभी जाके आज आपको ये वाला पार्ट क्लियर होने वाला है। आज के पार्ट में हमें जो समझना है दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस वाले पार्ट में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को पढ़ेंगे और इसके अगले वाले पार्ट में हम डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है और मैनेजर के पास बहुत सारा काम होता है। अब होता क्या है कि वो बहुत सारा काम अगर खुद ही सारा काम वो करेगा तो क्या होगा, एक मैनेजर ओवरलोड हो जाएगा, वो बेफजूल के काम में फंसा रहेगा। तो वो क्या करेगा, वो अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा। तो जब अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सबऑर्डिनेट को दे दिया जाता है, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको उनके काम को असाइन कर दिया जाता है और उसके बाद उनको अथॉरिटी दे दी जाती है, मतलब पावर टू टेक डिसीजन। इतने प्रोसेस को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपने काम को बांटना और अथॉरिटी को दे देना। किसको दे देना? अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देना। इस कॉन्सेप्ट को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ एंट्रस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों को दे देना, एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी भी देना और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम द वर्क, जिसको हमने काम दिया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड ओवर, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने दी है दूसरे को, वो सब चीजों को हम मिला के कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूं कि ये एक प्रोसेस है जहां पर हम इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अथॉरिटी को और अकाउंटेबिलिटी को, 3 चीजों को, ऑफ द पर्सन टू whom वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड ओवर, इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 3 एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? तो देखिए, हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय को काम असाइन करा और असाइन करने के बाद हमने उसे बोल दिया कि तुझको ये काम करके देना है। मतलब अपने एम्प्लॉयज को हम ड्यूटी असाइन कर रहे हैं और ड्यूटी असाइन करने के बाद उसका काम है उसको पूरा करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड फ्लो करती है। इसका मतलब जो जितना हायर पोस्ट पे होगा उसकी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कैसे है? सीनियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप्स पे बनती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप दूसरे एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर सकते हो, मतलब आप अपनी ड्यूटीज को दूसरे एम्प्लॉयज को शेयर कर सकते हो, उनसे भी काम करवा सकते हो। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट आता है दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपने एक एम्प्लॉय को काम तो दे दिया, लेकिन आपने उसको पावर नहीं दी, आपने उसको राइट्स नहीं दिए, आपने उसको ड्यूटी तो दे दी लेकिन आपने उसको उससे रिलेटेड कोई पावर नहीं दी। इसको कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। सपोज करिए एक मैनेजर है, एक मैनेजर ने क्या किया, अपना काम को डिवाइड कर दिया और एम्प्लॉयज को कोई पावर नहीं दी। अब क्या होगा, बार बार अगर एम्प्लॉयज को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसे बार बार मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, फिर पूछना पड़ेगा सर ये मैं कर दूं या ना करूं, फिर मैनेजर डिसाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, मैनेजर का फिर से टाइम बर्बाद होगा। तो मैनेजर क्या करता है, काम को तो देता ही देता है, साथ ही साथ पावर भी दे देता है। पावर का मतलब है कि तुम अपने फैसले खुद अपने हिसाब से कर लेना, मेरा दिमाग मत खाना। तो ये क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। मतलब काम को दे देना, साथ ही साथ पावर भी दे देना, जिससे कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सको। इसे कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी जो होता है वो टॉप से बॉटम पे आता है। जितनी नीचे जाती जाती है तो अथॉरिटी बढ़ती जाती है। ऊपर अथॉरिटी कम रहती है, नीचे अथॉरिटी ज्यादा रहती है। ये भी सीनियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप से बनता है, और अथॉरिटी को भी आप दूसरे को डेलीगेट कर सकते हो। और इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, आंसरेबिलिटी। मतलब क्या, देखिए
एक मैनेजर है, एक मैनेजर ने अपना काम बांट दिया, काम बांट तो दिया, अथॉरिटी भी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन जो जवाबदारी है, जो आंसरेबिलिटी है, वो किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है वो मैनेजर की होगी, क्योंकि मैनेजर को जो काम दिया होगा वो उसके सुपीरियर दिया होगा। तो अगर काम नहीं होगा तो एम्प्लॉयज को नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा किसे जाएगा? मैनेजर को पकड़ा जाएगा। और मैनेजर को क्यों पकड़ा जाएगा? इसलिए पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने वो टारगेट अचीव नहीं करे। तो इसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, सीनियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप्स पे बनता है, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदारी को दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकते, दूसरे इंसान को नहीं दे सकते। आप अथॉरिटी दे सकते हो, आप अपना काम दे सकते हो, आप अपनी पावर दे सकते हो, लेकिन आप अपनी जवाबदारी दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। किस में आते हैं? आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आते हैं। कौन कौन सा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो आपको ड्यूटीज है वो आपको असाइन करनी है, जो वो आपको करके पूरा कंप्लीट करके देना पड़ेगा। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी। तो ठीक है, आई होप आपको ये बात चीज समझ आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस को फटाफट से समझ लेते कि इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या फर्क है, इसे फटाफट समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है? पावर टू टेक डिसीजन, मतलब आप पे कितनी पावर है डिसीजन लेने की, मतलब आप स्वयं जब आप काम करोगे तो आप पे कितना पावर है, आप खुद के फैसले ले सकते हो, कितने फैसले ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, ये सब अथॉरिटी में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम को देना, सिर्फ काम को देना, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी जो होता है वो टॉप से नीचे आता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नीचे से ऊपर जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इट ऑरिजिनेट बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजीशन। ये बनता है फॉर्मल पोजीशन की वजह से, और बिकॉज ऑफ सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से ये बनता है सीनियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप्स की वजह से। तो ये डिफरेंसेस है अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आई होप आपको ये वाले जो डिफरेंसेस हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें मतलब है काम को असाइन करना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आंसरेबिलिटी टू सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्म्ड, और ये होता है आंसरेबिलिटी, मतलब जवाबदारी कि तुमने काम पूरा किया या नहीं किया, नहीं किया तो कितना नहीं किया, और किया है तो कैसे किया है, कितना अचीव हुआ है, ये सब होता है अकाउंटेबिलिटी के अंदर। द वर्क कैन बी डेलीगेटेड टू सम पर्सन। आप काम को, अथॉरिटी को दूसरे को दे सकते हो, लेकिन आप कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते, आप अपनी जवाबदारी को दूसरे को नहीं दे सकते। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर सबऑर्डिनेट, ये सीनियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप पे बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे बनता है अकाउंटेबिलिटी। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंसेस हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम समझेंगे इसके कुछ प्रोसेस को। आई होप आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी वीडियो को पॉज करने के बाद। अब हमें यहाँ पे समझना है इसका नेक्स्ट पार्ट, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो देखिए होता क्या है, एक मैनेजर है, एक मैनेजर क्या करता है, अपना जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो खुद रखता है, क्रूशियल काम खुद रखता है, और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो नीचे बांट देता है, सबऑर्डिनेट को बांट देता है। क्योंकि देखिए अगर वो छोटे छोटे काम करेगा तो वो फिर अपनी क्रूशियल काम कब करेगा, और अगर क्रूशियल काम नहीं करेगा तो फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है पूरे कैसे होंगे। तो इसलिए क्या है, इसको एक प्रोसेस में तोड़ दिया गया है, ये है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले देखो मैनेजर क्या करता है, उस पर बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम है। वो क्या करता है, अपने जो मुश्किल काम है वो अपने पास रख लेता है, क्रूशियल काम अपने पास रख लेता है, और फिर वो जो छोटे मोटे काम है उसको डिवाइड करता है, डिवीजन ऑफ वर्क। और डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद वो काम देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को जो काम दिया जाता है वो दिया जाता है उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, मतलब जो काम कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। काम को बांट दिया, काम खुद मुश्किल खुद रख लिया, छोटा काम एम्प्लॉयज में बांट दिया। कैसे बांटा, उनके अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनका काम करने का जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग काम को डिस्ट्रीब्यूट करना। इतने प्रोसेस को कहते हैं असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्योंकि देखिए मैनेजर खुद सारे काम नहीं करेगा, अगर वो खुद ही सारे काम करेगा तो फिर एम्प्लॉयज क्या करेंगे। तो बेटर क्या है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में होते हो, जब आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप में बैठे होते हो, तो काम को तो बांटा जाएगा। और इसके बाद जब काम बांट दिया जाता है तो अगला आता है ग्रांटिंग अथॉरिटी, मतलब पावर टू टेक डिसीजन। सपोज करो एक मैनेजर है, उसको प्रोडक्शन का सारा काम मिला हुआ है, उसने अपने एम्प्लॉयज को काम दिया कि तुम्हें परचेज करना है, ये उनका काम है कि तुम्हें रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये सब उनको ड्यूटी असाइन कर दी। अब क्या होगा कि उन्हें पावर नहीं दी, उन्हें बस काम दे दिया कि तुम्हें क्या करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। अब कुछ भी रॉ मटेरियल परचेज करना होगा तो वो हाँ ना के लिए अपने मैनेजर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर खरीदे ना खरीदें, फिर दूसरा सामान खरीदे ना खरीदें। तो इसमें क्या हुआ कि वो फैसले वो खुद भी ले सकते थे, लेकिन पावर ना होने की वजह से वो कहां जा रहे हैं, मैनेजर के पास जा रहे हैं। और मैनेजर का सिर में दर्द होगा, मैनेजर बोलेगा कि मैं ये छोटे छोटे काम देखूं या अपना बड़ा काम देखूं। तो मैनेजर क्या करता है, अपने काम को तो बांटता ही है, साथ में कुछ पावर भी दे देता है कि अगर तुम्हें जो फैसले, मतलब जो छोटे छोटे फैसले तुम अपने मुताबिक खुद ले लेना, मेरे पास मत आना। तो इसको कहते हैं ग्रांटिंग अथॉरिटी। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो परचेज वाला काम है, काम भी दिया, और पावर खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, किस क्वालिटी का खरीदना है, ये सारे फैसले वो खुद लेने वाले हैं। इसमें मैनेजर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। तो इसे कहते हैं ग्रांटिंग अथॉरिटी। और उसके बाद आता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद जो आंसरेबिलिटी है, काम हुआ या नहीं हुआ, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, इसे कहते हैं जवाबदारी। ये जवाबदारी भी फिक्स करनी पड़ती है, आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कि ये अकाउंटेबिलिटी कौन जवाबदारी लेगा। अब याद रखना, एक मैनेजर है, एक मैनेजर ने अपना काम नीचे बांट दिया। आप याद रखना, अथॉरिटी बांट सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हो, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, तो देखिए एक मैनेजर ने काम बांट दिया, काम क्या है कि रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके बाद उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, अथॉरिटी भी दे दी कि अपने फैसले खुद ले लेना। लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो इंप्लॉइज को नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा किसे जाएगा, मैनेजर को पकड़ा जाएगा। और वो कौन पकड़ेगा, सुपीरियर पकड़ेगा। सुपीरियर बोलेगा कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर, मैंने आपको काम दिया था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ। तो ये आता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। तो आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, मतलब आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन आता है कि कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, क्या अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, तो नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए एक मैनेजर है, एक मैनेजर को काम मिला तो वो अपने काम को बांट सकता है, अथॉरिटी को बांट सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट सकता है, लेकिन अकाउंटेबल वो खुद माना जाएगा, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर काम नहीं हुआ तो उसी को ही बॉस पकड़ेगा कि भाई मैंने तुम्हें काम दिया था, ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ। तो आप वो जवाबदारी एम्प्लॉयज पे नहीं डाल सकते, आप ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयज ने नहीं करा इसलिए काम नहीं हुआ। काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, जवाबदारी आप ही की होगी। तो ये होता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या, पहला क्या है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा ग्रांटिंग अथॉरिटी, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद इसके कुछ आते हैं इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस भी हैं, तो याद रखो। पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक मैनेजर है, एक मैनेजर बहुत सारा काम है, बहुत सारे काम को उसने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है, एम्प्लॉयज को दे दिया है, उनको पावर दे दी है, उन्हें अथॉरिटी दे दी है। अब जो क्रूशियल काम है वो मैनेजर करेगा, और जो छोटे छोटे काम है वो एम्प्लॉयज करेंगे। तो इससे क्या होगा, काम का डिवीजन हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर भी हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क भी हो गया, काम सिस्टमैटिक तरीके से होगा। इससे क्या होगा, आपके जो काम में सुधार होगा, मैनेजमेंट एक अच्छी तरह से चलेगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट। उसके बाद एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एम्प्लॉयज को काम दे दोगे और उनको पावर भी दे दोगे, तो वो अपने फैसले खुद लेंगे, और उससे पता चलेगा कि एक एम्प्लॉय किस तरह के फैसले ले सकता है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है और उसका डेवलपमेंट होता है, उसे पता चलता है कि मुझे कब किस सिनेरियो में किस तरह का फैसला लेना है, इससे सही क्या होगा, गलत क्या होगा। तो इससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है।
उसके बाद मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयज को लगता है कि हमें कुछ काम दिया गया है, हमारे पास एक पावर है, और पावर जो आती है वो पोस्ट से आती है, याद रखना। क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो जो जितना आप ऊपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी पावर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पोस्ट में तो सारा खेल है, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी ज्यादा पावर होगी। तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, जब उनको पावर दे दी जाती है, जब वो अपने फैसले खुद लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, काम करने का जज्बा आ जाता है, और वो मोटिवेट होकर काम करते कि मेरे पास ये पावर है, मैं सीईओ हूं, मैं डायरेक्टर हूं, या मैं सेल्स मैनेजर हूं, मैं ये हूं, ये इस तरह की, इसे क्या कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। पावर किससे आती है, पोस्ट पे आती है। जब आपका प्रमोशन होता है तो आपकी पावर भी बदल जाती है, आपको और ज्यादा पावर भी मिल जाती है, और आपके नीचे और ज्यादा एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। इसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होती है। ऑब्वियसली आता है, आपने काम को डिवाइड कर दिया, इससे क्या होगा, एक तो काम सिस्टमैटिक होगा, एम्प्लॉयज अपने फैसले खुद लेंगे, मैनेजर पे क्रूशियल काम रहेगा, छोटा मोटा काम किस पे रहेगा, आपके एम्प्लॉयज पे रहेगा। तो इससे क्या होगा, काम सिस्टमैटिक होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी से सारे डिसीजन लिए जाएंगे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप में बैठ के काम होने वाला है। तो इससे क्या होता है, आपकी एक सिस्टमैटिक तरह से ग्रोथ होती है, एक सही तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसके बाद यहां पे आ रहा है कि बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहला ही सिद्धांत ये है कि आप काम बांटोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करोगे। तो ये आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो ये इसका क्या है, बेसिक फिलॉसफी है, किसकी, आपकी मैनेजमेंट की। क्या करना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना। इसके बाद है बेटर कोऑर्डिनेशन। और ऑब्वियसली बात है, जब आप काम को बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से कर ही रहे हो, आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप चल रहा है, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड है, काम तरीके से होगा, आपके गोल्स अचीव होंगे, तो इससे क्या होगा, टीम जो होगी वो एक कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेगी, क्योंकि उनके ऊपर लोड होगा कि हमारे बॉस का काम नहीं होगा और बॉस फिर हमारी रेड मारेगा, तो बॉस के ऊपर भी सुपीरियर बैठा है, तो एक पूरी चेन में लोग बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है, काम कोऑर्डिनेटेड होके आपका जो बेस्ट रिजल्ट होते हैं कंपनी के, वो अचीव हो जाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस है, जहां पे हम क्या करते हैं, काम को बांटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बांटते हैं, अथॉरिटी को भी बांटते हैं, और डेलीगेशन ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी है, इसको भी फिक्स करते हैं। तो आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपके नोट्स भी बनते चले आए फटाफट से। तो आप इसे 2 मिनट में, मैं यहाँ पे पॉज दे रहा हूं, तो आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने ये जो टॉपिक्स हैं ये अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। आई होप आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनके भी बिजनेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। इस वाले टॉपिक में हम सिर्फ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को ही पढ़ेंगे, और इसके अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन को, जो कि आपका एक लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। टिल देन, बाय बाय।